कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सबको एंटी हिस्टामिन पढ़ रहे थे ना? चलिए, सबको राधे राधे एक बार से, है ना? कल कुछ हेडिंग दिलवाए थे क्या? पर तीन को लेने वाला कौन है? एगो बतेबे कि आ जाइए आप। हेडिंग बनाइए, उपशमक या प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स मेडिसिन। उपशामक, प्रशांतक या, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए कम से कम आप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हो गया। हाँ, उपशामक या प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स। आपको लग रहा है कि अंग्रेजी लिख दी, इसी तो अंग्रेजी में पढ़ाता। रे बाबू, एक बात बता देते हैं, अभी साइंस का जो ट्रेंड है ना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट अंग्रेजी नाम से पूछता है। बताए हैं ना, दिखाए भी हैं, इसलिए होश में रहना। आओगे सीधा सीधा एकदम इंग्लिश का शब्द उठा करके डाल देगा। और ये हो सकता है कोई ये नहीं पूछे कि उपशामक क्या है, पूछ देगा ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन क्या। हिंदी में उसको लिख देगा ट्रैंक्विलाइजर, अब पूछ देगा। तो आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक मुश्किल है आपके लिए। जाना हुआ क्वेश्चन भी परीक्षा में छूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? मानसिक उथल पुथल है, नींद कब खो जाती है, चैन कब खो जाता है, कुछ कुछ कब होने लगता है? जब मानसिक उथल पुथल हो। और मानसिक उथल पुथल को शांत करने के लिए, नींद नहीं आने की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते? एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नींद ना आए तो कौन सी दवा? बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन है तो कौन सी दवा? मानसिक अवसाद, मानसिक उथल पुथल उलझन है तो कौन सी दवा? क्लियर है मामला? मामला सेट है? आगे बढ़ जाएं। तो यहां तक आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वैसी औषधि, वैसी दवा जो रोगी के मानसिक उथल पुथल को, मानसिक अवसाद को, अनिद्रा को ठीक करने का काम करता है, उसे हम लोग उपशामक या प्रशांतक कहते हैं। दवा उसी में छुपा हुआ है, हम अलग से इसलिए लिख दिए, ये नहीं सोचिए कि मास्टरबा गलती लिख दिया, इसलिए अलग से लिख दिए ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि यह दवा है। ऐसे क्वेश्चन यही रहेगा डायरेक्ट, निम्न में कौन प्रशांतक है, या निम्न में किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? प्रशांतक, प्रशांतक, प्र मतलब दूसरे को, शांतक मतलब शांत करने वाला, जो दूसरे को क्या कर दे, शांत। अब समझ में आ रही है बात? को दिक्कत है? इतना किसको समझ में आ गया कि प्रशांतक क्या है? कौन बताएगा पूरे क्लास में प्रशांतक मतलब क्या समझा? जितना हम बताए उतना ही बताना। क्लियर है? एक लाइन लिख लीजिए, उपशामक दवा लिखिएगा। उपशामक दवाएं या उपशामक वे औषधि हैं
उपशामक वे औषधि हैं, उपशामक वे औषधि हैं जो तनाव तनाव कौमा चिंता चिंता उपशामक वे दवाएं हैं जो तनाव, चिंता, बेचैनी, जो तनाव, चिंता, बेचैनी और उत्तेजना को और उत्तेजना को और उत्तेजना को कम कर और उत्तेजना को कम कर उत्तेजना को कम कर व्यक्ति को शांत एवं व्यक्ति को शांत एवं व्यक्ति को शांत एवं आरामदायक स्थिति में व्यक्ति को शांत एवं आरामदायक स्थिति में व्यक्ति को शांत एवं आरामदायक स्थिति में लाता है, आरामदायक स्थिति में लाता है, फुल स्टॉप। यानी अगर चिंता है, टेंशन है, कौन दवा? उपशामक। नींद ना आ रही है, कौन सी दवा? तनाव है, कौन सी दवा? क्लियर है? और ये सब दवा जो है रोगी के मानसिक उथल पुथल के रोगी की चिंता को कम करता है, उसे शांत करता है, ठीक है ना? उसे क्या करता है? शांत करता है, कम करता है और उसे जो है वह शांत रहता है, आरामदायक, कंफर्टेबल फील करवाता है। ये वो दवा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला स्टार लगा करके लिखिएगा, लिखिएगा। स्टार लगाकर लिखिए। यह दवा मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रैकेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पर प्रभाव डालती है, पर प्रभाव डालती है। दूसरा स्टार लगा के लिखिए। इस दवा का प्रयोग इस दवा का प्रयोग नींद लाने में भी करते हैं। इस दवा का प्रयोग नींद लाने में भी करते हैं।
हो गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या है, उदाहरण जानने से पहले इस टर्म को समझिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आपको कल हम H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर समझा रहे थे, ठीक है। अगर आप समोसा खाते हो, एक उदाहरण बता रहे हैं, तो समोसा क्या है कि पूरा तेल में छाना हुआ, पूरा तेल में वो डूबा हुआ रहता है ना, छाना हुआ। उस मैदे ने बहुत सारे रिफाइन या तेल को सोख लिया, और जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो डालडा या घी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस का पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो डालडा या घी है, जो डालडा जो एकदम कट्ठिल है, या घी एकदम देखते ठंडा दिन में कट्ठिल हो गया, चम्मच से उसको कोड़ना पड़ता है। तो जो डालडा या घी कठोर होकर के जम जाए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गौर करना, संतृप्त वसा का उदाहरण है, और उसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होगा। नोट कर लेना इस पॉइंट को दिमाग में पहले। जो डालडा या घी पूरे तरीके से जम करके कठोर हो जाए, डालडा या घी वसा का उदाहरण है, ये पता है ना, फैट है, और वो जम जाए तो वो कार्बन कार्बन एकल बंध का उदाहरण है, वो संतृप्त वसा है। और वही रिफाइंड ऑयल जो होता है, जो पिघला हुआ होता है, रिफाइंड ऑयल, तो वो रिफाइंड ऑयल जो है वह असंतृप्त वसा होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। क्लियर है? दो ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर है? क्लियर है क्या? जो डालडा है जो ठोस अवस्था में है, उसमें कार्बन कार्बन या वो वसा जो ठोस अवस्था में है, वो क्या है, संतृप्त वसा का उदाहरण है या असंतृप्त वसा का? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब चलो भाई मेरे आगे, यहां से हम बात कर रहे थे कि समोसा को आपने तेल में डाला, जितना हो सकेगा वो तेल तो सोखेगा, राइट और रॉन्ग? अब आपने समोसे को डाल दिया टंकी में, हमारा अब टंकी में जैसे गया, पेट में H2 रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर है। और आप जानते हो, जैसे ही आप समोसा या कोई भी छना हुआ चीज डालते हो, जो तेल में डूबा हुआ चीज डालते हो, तो हमारा हार्ट का काम क्या है, रक्त को प्यूरिफाई करना, यही काम है ना। रक्त को, बहुत सारा काम है, जिसमें एक मुख्य काम बता रहे हैं, रक्त को क्या करना, शुद्ध करना। और वो H2 रिसेप्टर क्या करेगा, वो आपका एकदम वाइल को लेगा और ले जा करके हार्ट तक पहुंचाएगा, और हार्ट को दुगुना तीगुना कई एक गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है उस तेल को, उस तेल युक्त रक्त को साफ करने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। हार्ट अटैक आदमी को काहे ज्यादा आता है, रीजन क्या है? वो इतना ना अलर बलर चीज खा रहा है, H2 रिसेप्टर सोख सोख करके एकदम पूरा दिल पे जोड़ देते जा रहा, मार मुर्गा मार मछली दे रहा है, सब पहुंच गया वहां पे। हार्ट बेचारा कितना साफ करेगा, सबको साफ नहीं करता है, कुछ ऐसी रह जाता, तो कुछ क्या होता है ना, देखो ये अपना नस है, वेन, धमनी और सिरा। अब क्या होता है कि सिरा के जरिए जो अशुद्ध रक्त होता है वो दिल में जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है ना, अब दिल जितना साफ करेगा उतना ही ना लेगा, और जो नहीं ले रहा है वो यहाँ धीरे 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 जाम करेगा अंदर, ये अंदर वाला भाग है नस का, धीरे धीरे इसको जाम करेगा। वही तेल मोबिल जो खा रहे हैं, फिर और जाम करेगा, फिर और जाम करेगा, फिर और जाम करेगा, जाम करते करते रक्त का प्रवाह धीरे धीरे एकदम कम जाता है, वेन मोटा हो जाता अंदर से, समझिए ना बात को, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। अब रक्त जितना दिल तक पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा, जैसे जितना नंबर आपको लाना चाहिए परीक्षा में उतना नहीं लाइएगा तो क्या कर जाइएगा, फेल कर जाइएगा। तो रक्त को, हृदय को जितना रक्त चाहिए उतना रक्त तो इस पाइप से पहुंच नहीं रहा है, दिल के पास पहुंच नहीं रहा ना, ये घुसा जाएगा और घुसा करके फेल कर जाता है, हो गया हार्ट फेल। और
किसी चीज पर उतना ही प्रेशर डालिए जितना वो सह सके। आप दिल को एकदम पूरा क्या बोलते हैं, इतना प्रेशर आप उस पर दे दिए, इतना काम दे दिए, इतना वर्कडन दे दिए हैं, जिसको वो साफ करते 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 क्या है, फेल कर जा रहा है। समझ गए बात को? इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की क्या है आवश्यकता। तो वो H2 रिसेप्टर जो होता है, वो H2 रिसेप्टर तेल मोबिल के साथ मिलता है, ज्यादा तेलीय वसा खाए, बस क्या फ्लूइड का रिसाव आपके पेट में शुरू होता है। H2 रिसेप्टर और प्लस बाहर का मसाला मिला, आपके पेट में जलन, खट्टा डकार। और आप जो दवा खाते हैं H2 ब्लॉकर, वो H2 ब्लॉकर को छेद को जाम कर देता है। तो छेद को क्या कर दिया, जाम। तो जाम कर दिया तो कचरा चीज गया अंदर नहीं, तो आपका पेट कुछ रहेगा सही। आप समझा बात? समझा? समझ गया ना? तो अब इसको समझना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, ये पूरे चीज को कंट्रोल करता है। कहीं झुनझुन्नी है, कहीं फुनझुन्नी है, कहीं कुछ है, कुछ भी है, वो सब किस पर निर्भर करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। हम आपको क्या बोले, दर्द की दवा दर्द थोड़ी ठीक कर देती है, वो ब्लॉकर है एक तरह से, वो उस हार्मोन को बंद कर देता है। जैसे अब साधक GAMA एक होता है गैमा, उसको ये स्लो कर देता है, और जैसे ही इसको स्लो करेगा माइंड सुस्त हो जाता है। माइंड क्या होता है, सुस्त। जैसे जो अल्कोहल हम लेते हैं, शराब, तो शराब क्या होता है, ये हमारे दिमाग का जो गैमा है उसको सुस्त कर देता है। समझ गया ना? तो उसको सुस्त कर देगा तो वो जो है वह परेशानी, रोगी क्या होता है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो आपको यहां तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो पूरे चीज को कंट्रोल करता है। जैसे उंगली भी ऐसे कर रहे थे, ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, खोपड़ी। ठीक है, ये पूरे पैर ऐसे किए, उंगली ऐसे की, आंख ऐसे किए, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये दवाई अगर ज्यादा खाइएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कमजोर पड़ जाएगा। समझ में आ रही इन बात? तो कितना नुकसान होगा समझ रहे ना? ये उंगली जो तुरंत ऐसे कर दीजिएगा, उसको करने में आधा घंटा लगे। समझा? तो ये इस दवाई का साइड इफेक्ट है, इसलिए इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कौन कौन सी दवा है, ये बहुत नुकसानदेह दवा है, इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना, विशेष परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह पर ही करना है इसका प्रयोग। अब हम लोग जाने कि कौन कौन सी दवा है जो आपका प्रशांतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जरा जान लीजिए। तो दवा है जिसका नाम है प्रशांतक, दवा का उदाहरण लिख रहे हैं, वेलियम। क्या नाम है बाबू, वेलियम। डाइजीपाम, क्या नाम है, डाइजीपाम, वेलियम डाइजीपाम। कंपोज, क्या है, कंपोज क्या है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्वानिल, एक्वानिल क्या है, एक्वानिल। ये सभी वो दवा है जो आपके नर्वस सिस्टम को, जो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करता है, प्रशांतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करता है, प्रशांतक के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आप लिख लीजिए इसको। लोरेजा पाम भी होता है, लोरेजा पाम, अल्प्राजोलम,
कगौर लिख दे, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, सब दवा का नाम है बाबू। इसमें हम इसका नाम राजू सोनू मोनू नहीं रख सकते ना, ये जो दवा का नाम है वही होगा। आप लोग को इसलिए थोड़ा अजीब लगता होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, हम कई बार सुने हैं इसलिए हमको थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, उपशामक दवा के रूप में किसका किसका प्रयोग करते बोलिए, वेलियम, डाइजीपाम, कंपोज, एक्वानिल, लोरजापाम, लोरजापाम, अल्प्राजोलम, अल्प्राजोलम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ये सब वो दवा है जिनका प्रयोग हम लोग उपशामक दवा के रूप में करते हैं। आगे स्टार लगा के लिखिए एक लाइन। उपशामक दवाएं गाबा तंत्रिका तंत्र, गाबा GABA, गाबा तंत्रिका तंत्र, गाबा तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को धीमा कर देता है, की गतिविधि को धीमा कर देता है, की गतिविधि को धीमा कर देता है। हो गया, चले अब आगे। गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक बार समझा देते हैं सब कुछ। गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, हो गया, बढ़ जाए। गामा एमिनो ब्यूटरिक, कोई दिक्कत है, चलें। अब इसको एक बार फिर समझा देते हैं, उपशामक दवा को अच्छे से समझ लो, पहले माइंड को कूल कर लो भाई। कुछ नहीं है उपशामक दवा, उपशामक या प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर, तीनों एक ही चीज है। उपशामक, प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर, तीनों एक ही दवा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? उपशामक, ट्रैंक्विलाइजर या प्रशांतक, तीनों एक ही दवा। इसका काम क्या है? टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा, इस सब को कम करना और रोगी को शांत करना। ये 2 पॉइंट क्लियर है। मैंने बताया कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो मैंने बताया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित। और उसके लिए जो गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड है, ठीक है ना, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड इसके फ्लो को बढ़ा देता है। समझ गए बात को? सुस्त हो जाएगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब चलिए आगे, मैंने कुछ उदाहरण दिया है। वेलियम, डाइजीपाम, कंपोज, एक्वानिल, लोरेजापाम, अल्प्राजोलम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ये सभी वो दवा है जिसका प्रयोग उपशामक के रूप में हम लोग करते हैं। उपशामक की पढ़ाई यहीं तक।
ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? एक बस थोड़ा सा जरा सा देख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां या औषधि। अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन, गर्भ निरोधक गोलियां। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषित मिश्रण है। यह दवा किसका मिश्रण है? एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन का संश्लेषित मिश्रण है। और क्या करता है कि जब हम इस दवा का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ा देता है। और एस्ट्रोजेन की मात्रा जब बढ़ती है, रक्त में एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है ये हम आपको बता रहे हैं। तो जब शरीर में रक्त में एस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो मादा में अंडा बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये प्रभावित कर देता है। और प्रभावित कर देगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को, तो मादा में अंडा का निर्माण नहीं होगा। तो जब मादा में अंडा का निर्माण नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। और गर्भधारण नहीं होगा तो इस प्रकार से ये गोली जो है वह काम में आती है। क्लियर हो गया? खत्म हो गया यहीं पे। बहुत सारी दवाएं हैं जिसको हम लोग कल लिखा देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है?